टू फॉर्म ट्राइगोनल प्लेनर AlCl3 मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें एक ध्यान देना, बोरॉन हाइलाइड्स फिर एग्जिस्ट नहीं करते हैं डाइमर की तरह, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में बोरॉन हाइलाइड्स नॉट एग्जिस्ट एज डाइमर। यस सर। B2Cl6 नहीं बनता है, B2F6 नहीं बनता है, B2I6 नहीं बनता है, B2Br6 नहीं बनता है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, दूसरा आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए, BF3, BCl3, BBr3 और BI3 में सबसे ज्यादा लुईस एसिड BF3। BI3, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस BI3, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में हुआ होगा। बैक बॉन्डिंग सबसे कम है ना, यस सर। बैक बॉन्डिंग BI3 में सबसे कम है, तो उसका ऑर्बिटल सबसे ज्यादा खाली है बोरॉन का, वो तो चाहेगा कि जल्दी से अटैक करें। यस सर। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही होता है। बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करोगे यार, सबके सब नॉन पोलर हैं तो वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। यस सर। बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये डिपेंड करता है किस पर, मॉलिक्यूलर मास पर। BF3 का बॉन्ड ऑर्डर भी आप लोग को मालूम होना चाहिए, कितना, 4/3। BF3 और BF4 माइनस में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होता है? आई होप कि ये सब बातें आप लोग को मालूम हो केमिकल बॉन्डिंग में, बिकॉज में बैक बॉन्डिंग होता है। BF4 माइनस में कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं है। स्क्रीनशॉट लो। रुको, एक और चीज, और BF3 जो है अमोनिया के साथ क्या बनाता है? BF3 अमोनिया के साथ एक अडक्ट बनाता है। यस। चलो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, बोरॉन का प्रिपरेशन। बोरॉन के प्रिपरेशन के दो ओड्स हैं, एक है Na2B4O7.10H2, इसको बोलते हैं बोरैक्स। एक है Ca2B6O11.5H2O, इसको बोलते हैं कॉलमेनाइट। एक है H3BO3, इसको बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, बोरॉन भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक एमॉर्फस फॉर्म। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना, बोरॉन के लिए प्रिपरेशन क्या करते हैं, सबसे पहले बोरैक्स लेते हैं, इसको HCl के साथ ट्रीट करते हैं। और जैसे ही ट्रीट करेंगे तो सबसे पहले बनेगा NaCl और H3BO3। इस H3BO3 को एकदम गर्म करते हैं तो बनता है B2O3, और इस B2O3 को फिर जब पोटेशियम या मैग्नीशियम से ट्रीट करते हैं तो बोरॉन मिलता है, लेकिन ये बोरॉन एमॉर्फस वाला बोरॉन है। ठीक है, और एमॉर्फस बोरॉन, एक टर्म याद रखिएगा, लो प्योरिटी ऑफ एमॉर्फस बोरॉन को एक नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज मोइजान बोरॉन। ठीक है, और एमॉर्फस बोरॉन ही O2 के साथ रिएक्शन करके B2O3 बनाता है, वापस O2 में ऑक्सीडाइज। स्क्रीनशॉट ले लो। क्रिस्टलाइन बोरॉन का प्रिपरेशन ये है।
क्रिस्टलाइन बोरॉन प्रिपेयर करना हो तो या तो आप BX3 का हाइड्रोनेशन करिए रेड हॉट टंगस्टन के ऊपर, या तो आप Bi3 को गर्म करिए रेड हॉट टंगस्टन के ऊपर, या आप BCl3 में जिंक डालिए, या आप B2H6 को गर्म करिए। क्लियर है? ये क्रिस्टलाइन बोरॉन का प्रिपरेशन है, इसको वैन आर्कल प्रोसेस भी बोलते हैं। बोरॉन के रिएक्शंस, ठीक है। बोरॉन ऑक्सीजन के साथ 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर B2O3 बनाता है। एमॉर्फस बोरॉन ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। बोरॉन में NaOH डालोगे तो एकदम फ्यूज्ड Na2BO2 प्लस H2 देगा, लेकिन फ्यूज कंडीशंस, बहुत हाई टेम्परेचर्स। बोरॉन में H2SO4 डालोगे तो भी मैंने बताया था बोरॉन H3BO3 और SO2 देगा, याद है, कल ही बताया था। बोरॉन में HNO3 डालोगे तो भी H3BO3 और NO2 बनाता है, लेकिन हाई टेम्परेचर्स। Mg प्लस बोरॉन देता है Mg3B2, कैल्शियम प्लस बोरॉन देता है Ca3B2, SiO2 प्लस बोरॉन देता है Si प्लस P2O3। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, BF3 को प्रिपेयर करने के लिए ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। BF3 undergoes पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ध्यान देना, BF3 जो है ना, पानी के साथ रिएक्शन तो करता है, लेकिन होता क्या है, ये H3BO3 और HF बनाता है। लेकिन जैसे ही HF बना कि कुछ मॉलिक्यूल्स BF3 के, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स HF के साथ रिएक्शन करके ये बना लिए। इसीलिए BF3 के सभी मॉलिक्यूल्स को पानी के साथ रिएक्शन करने का चांस ही नहीं मिला। समझा? यही होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। यस सर। अगर तुम देखोगे तो रिएक्शन अगर तुम बैलेंस करोगे तो ये आएगा, out of 4 molecules only 1 molecule of BF3 hydrolyzes। कैसे, क्यों? अरे BH होल थ्राइस कितना BF के बन साथ रहा में है? बना लेता है। Only 1 molecule of BH whole thrice is formed। Sorry, only 1 molecule of BF3 is hydrolyzed। मतलब हर 4 में सिर्फ एक। क्योंकि यहाँ पर अगर चारों करता तो 4 मॉलिक्यूल्स मिलने चाहिए थे H3BO3 के, नहीं मिल रहा है।
ठीक है। दूसरा BCl3, BCl3 का प्रिपरेशन है B2O3 प्लस C प्लस Cl2 डालो। वोलेटाइल लिक्विड होता है। और एक और प्रिपरेशन है B2O3 में PCl5 डालो। चलो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। BCl3 का फिर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। लेकिन BF3 का कंप्लीट नहीं होता है। इन सब का कंप्लीट होता है। ठीक है। अच्छा, BCl3 का एक और रिएक्शन है, याद रख। अच्छा, डाइबोरेन के बारे में आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग हो चुका होगा। हाँ सर, ऑर्गेनिक में भी है। ठीक है। तो डाइबोरेन के बारे में पूरी बॉन्डिंग नहीं बता करके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा। इनको बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड्स, इनको बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड्स। इसके बारे में हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का sp3 होता है, मालूम होना चाहिए। नॉन प्लेनर होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एक प्लेन में कितने आते हैं? 6। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 होते हैं ना, ये वाले। इन्हीं को तो कभी कभी ऐसे दिखाया जाता है ना, यस बनाना सर। बॉन्ड। और ये कौन से बॉन्ड है? दिस इज 2 सेंटर। 4 होते हैं। अच्छा, BHB बॉन्ड लेंथ ही बड़े होते हैं, याद है? टर्मिनल से बड़े होते हैं ये वाले, ये बॉन्ड लेंथ। यस सर। लेकिन बहुत अजीब सा बात है, इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ब्रिज बॉन्ड्स का ही ज्यादा होता है। इसका रीजन? इसका रीजन है, यहाँ पर जो ब्रिज बॉन्ड्स हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ 3 न्यूक्लियाई। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल हो जाता है। इतनी सारी बातें याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लो। डाइबोरेन का प्रिपरेशन, LiAlH4 में BF3 डाल दो।
BF3 प्लस NaH, BF3 प्लस NaH क्या हो जाएगा? प्लस NaF। B2O3 प्लस H2 प्लस एल्यूमिनियम क्या होगा? Al2O3 प्लस B2H6। एल्यूमिनियम को याद रखना, बहुत हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए। Yes, sir. Aluminium, this is known as highly exothermic reaction. This is थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं इसको। एल्यूमिनियम बहुत जगह यूज होगा। Fe2O3 डालोगे ना मेटलर्जी में तो Al2O3 प्लस Fe बना देगा। एल्यूमिनियम में Mn3O4 डालोगे तो Mn से ऑक्सीजन खींच लेगा, बहुत हाई एफिनिटी है। एल्यूमिनियम पे Cr2O3 डालोगे, खींच लेगा। ठीक है, इतने सारे प्रिपरेशन है डाइबोरिन के। B2H6 एक कलरलेस गैस है। B2H6 में जब ऑक्सीजन डालते हैं तो B2O3 प्लस H2O बनता है, और ये रिएक्शन जो है दिस इज वेरी एक्सोथर्मिक, इसीलिए रॉकेट फ्यूल में भी यूज होता है, एनर्जी निकलता है ना। Yes, sir. डाइबोरेन इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। ठीक है, पानी के साथ बहुत अच्छा रिएक्शन है। B2H6 को जब पानी के साथ रिएक्शन करोगे तो H3BO3 प्लस H2 बनता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। इम्पोर्टेंट, B2H6 को अगर अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे, अमोनिया तुम्हारा एक्सेस में है लेकिन लो टेम्परेचर्स पर है, तब B2H6.2NH3 बनता है। ये एक आयनिक प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप B2H6 के साथ अमोनिया एक्सेस में ट्रीट करते हो, हाई टेम्परेचर, तो BNX बनाता है। दिस इज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। और अगर आप B2H6 के साथ अमोनिया एक्सेस में करते हो, लेकिन अमोनिया और B2H6 का रेशियो 2:1 रखते हो एग्जैक्टली, और टेम्परेचर फिर से 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हो, तो आपको मिलता है B3N3H6। इसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेंजीन। बोराजोल भी बोलते हैं, बोराजीन भी बोलते हैं। पूरा याद रखना रिएक्शन। Yes, sir. बोराजोल का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक में किए होगे, ये ऐसा बनता है। स्क्रीनशॉट लो। बोराजीन एक कलरलेस लिक्विड है, एरोमेटिक है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है।
मोर रिएक्टिव है बेंजीन से, बिकॉज इसमें बॉन्ड्स पोलर हैं। बेंजीन के बॉन्ड्स पोलर नहीं है, ये ज्यादा पोलर हैं। यस सर। और इसमें एक और चीज याद रखना, बोराजीन के बारे में बहुत खास बात ये दिखाई पड़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस हम लोग को एक बात बताते हैं, वो ये कि जितना से, देखो स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखोगे, स्ट्रक्चर ऐसा है, तो नाइट्रोजन बोरॉन में -I इफेक्ट से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन किसने खींचा? नाइट्रोजन ने, जिस पर नेगेटिव चार्ज आया। यस। लेकिन बैक बॉन्डिंग से किसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा दिया? वापस बोरॉन को। बोरॉन ने, जिसने पॉजिटिव चार्ज आया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस बता रहे हैं कि जितना ये पाई इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हुआ है, कहां से कहां, जो बैक बॉन्डिंग बना है, पाई इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, नाइट्रोजन से बोरॉन तक। हाँ, ये कम है। किससे कम है? देन द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम बोरॉन टू नाइट्रोजन ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। कहने का मतलब ये, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, दो काम कर रहा है, दे भी रहा है, खींच भी रहा है। और यहाँ पर जितना ये खींचता नहीं, जितना ये देता नहीं है बैक बॉन्डिंग से, उससे कहीं ज्यादा खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा किस पर है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर ही है। और ये ज्यादा रिएक्टिव है। आप अगर देखोगे बेंजीन पे HBr का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कोई ऐसा रिएक्शन ऑर्गेनिक में नहीं देखा है। लेकिन इनऑर्गेनिक बेंजीन का रिएक्शन है। देखो कैसे रिएक्शन करता है। इसमें अगर HCl डालते हैं तो H+ कहाँ लगेगा? ये प्लस है, नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटर पर लगेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। और N पर कौन सा चार्ज है? N पर है नेगेटिव। यस ध्यान सर। देना, यहाँ पर प्लस दिखाता है, लेकिन ओवरऑल वो प्लस नहीं, वो प्लस तो सिर्फ बैक बॉन्डिंग दिखा रहा है। ओवरऑल N ही नेगेटिव है। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कंफ्यूज मत कर देना। तो यहाँ पर N पर ही लगेगा कौन सा? H। और बोरॉन पर क्या लगेगा? Cl। पाई बॉन्ड टूट जाता है, ये आराम से रिएक्शन करता है। यस सर। ठीक है। और इसी को जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हो ना, तो एक और कंपाउंड बनता है। इसको बोलते हैं बोरॉन ट्राइक्लोरोबोराजोल। स्क्रीनशॉट लो। तो एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट रह गया। डन सर। कोई आपसे पूछेगा, हाँ प्रत्याशा, रिमेम्बर करना है स्ट्रक्चर्स। एक और आपसे पूछेगा, एरोमेटिक कैरेक्टर इनऑर्गेनिक बेंजीन में ज्यादा है कि बेंजीन में ज्यादा है? तो यार ऑब्वियस बात है, बेंजीन रिएक्शन नहीं कर रहा है, इनऑर्गेनिक बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है, तो मतलब ज्यादा एरोमेटिक बेंजीन है। ऑब्वियस यस सा बात सर। है। नंबर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स पर क्वेश्चन आते हैं।
कि कितने डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। अगर बेंजीन का देखो और मान लो मैंने Cl2 के साथ रिएक्शन किया तो नंबर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, यहाँ ClCl, यहाँ ClCl। लेकिन अगर मैंने बोराजीन पर अटैक किया और Cl2 का काम किया तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? यहाँ पर बन सकते हैं, कौन कौन से पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं? इंटीरियर टाइप में पूछा जाए तो X और X इधर लग सकता है, एक बार कहाँ लग सकता है? दोनों बोरॉन पर। सभी एटम्स अलग है ना, एक यहाँ X और एक यहाँ X। यस सर। एक कहाँ लग सकता है? दोनों एक नाइट्रोजन पर, रुको बता रहा हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये भी लग सकता है। और साथ ही में क्या लग सकता है? दोनों नाइट्रोजन पर। तो इंटीरियर टाइप में क्वेश्चन आता है कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, तो आंसर 4 और 3। और सिमिलरली B3N3H6 को जब पानी के साथ स्टीम एकदम हाइड्रोलाइज करोगे हाई टेम्परेचर्स पर तो NH3 बनता है, H3BO3 बनता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन बनता है। B2H6 के बारे में एक और खास बात, ये एक लुईस एसिड है, देयरफॉर लुईस बेसिस के साथ रिएक्शन करता है, बट रिएक्शन भी दो तरीके से करता है। स्क्रीनशॉट लो, बताता हूँ कौन कौन से दो तरीके। सर। वो दो तरीके हैं, एक होता है सिमेट्रिकल क्लीवेज, सिमेट्रिकल तरीके से ब्रेक होना। बोलोगे सर सिमेट्रिकल तरीके से कैसे ब्रेक होता है? तो इस प्रकार, ये डाइबोरेन है, सिमेट्रिकल तरीके से इस प्रकार, मतलब कोई लुईस बेस है उसको मैं एक लोन पे डाल दे रहा हूं, तो हो गया क्या, BH, समझे बॉन्ड टूट गया और लुईस बेस ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये सिमेट्रिकल तरीके से। और ये किन सब के साथ होता है सिमेट्रिकल तरीके से? कौन कौन से लुईस बेसेस हैं? वो लुईस बेसेस हैं R3N, THF, CO, ET2S, PF3, ET2O। एग्जाम्पल B2H6 प्लस NMe3। तो पूछेगा इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सिमेट्रिकल तरीके से करना है। देखो 3 डिग्री अमीन है तो आपको ये बनेगा आंसर। और N अपना एडक्ट बना लेगा, BH3 के साथ तोड़ देगा। लेकिन एक असिमेट्रिकल तरीका भी होता है, asymmetrical occurs with less sterically hindered bases। ऑब्वियस सा बात है, अभी तरीका देखोगे खुद ही समझ में आ जाएगा कैसा क्यों। लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बेस क्यों रिएक्शन करते हैं, देखो क्या होता है इसमें। यहां से टूट जाता है बॉन्ड और अब देखो क्या हो रहा है। मान लो कोई लुईस बेस है, ये पार्ट अलग, येलो वाला पार्ट, पूरा पार्ट अलग हो जाता है, BH2। तो जैसे ही वो पार्ट अलग होता है
अब यहाँ पर एक ही बोरॉन पर दो दो एल लग जाते हैं, लुईस बेस, और ये बन जाता है BH2 प्लस। और यहाँ पर ये पूरा पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट अलग, और ये बन जाता है BH4 माइनस। तो याद रखना ये दो तरीके से टूटता है, और इस टाइप का जो क्लीवेज होता है दैट अकर्स विथ अमोनिया 1 डिग्री अमीन। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो। जैसे एग्जाम्पल B2H6 प्लस अमोनिया आएगा तो क्या बोलोगे, कौन सा रिएक्शन करोगे, सिमेट्रिकल कि असिमेट्रिकल? असिमेट्रिकल क्लीवेज असिमेट्रिकल करोगे। सर। ठीक है, यही इसी को तो मैंने लिखा था। यस सर। इसी को तो ऐसे लिखते हैं, इसी को तो आयनिक सॉलिड था, देखो अभी नोट्स में लिखाया था, अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं लो टेम्परेचर पर तो ऐसा बनता है। यस सर। डाइबुरिन खत्म होने के बाद चलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। तुम लोग का स्कूल का कैसा चल रहा है, वो खत्म? सर प्रीलियम्स चालू करने वाले हैं हमारे स्कूल में। क्या चालू करने वाले? प्रीलियम्स। ओके। थर्ड से बोर्ड है। बोर्ड भी है? यस सर। सर बहुत परेशान है। यार ऊपर से यहाँ का सिलेबस भी बाकी है यार। चलो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्थोबेरिक एसिड बोलते हैं इसको, लिखते जाओ यार, इतना बाकी भी है कहाँ से। एक और रिएक्शन है Ca2B6O11, इसको क्या बोलते हैं याद है? कॉलेमेनाइट। ठीक है, important point. H3BO3 is a weak monobasic Lewis acid. अब प्रॉब्लम क्या आता है, बहुत बच्चों को लगता है कि ट्राई बेसिक क्यों नहीं है, बताता हूं। इट इज नॉट एन arrhenius acid, इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, ये अपना प्रोटॉन नहीं देता है। देखो ये पानी में जाते ही एसिड बनाता है, लेकिन देखो कैसे बनाता है, ये H3BO3 है, तुमने इसको पानी में डाला। अगर तुम सोच रहे हो कि ये जो येलो वाले, चलो इसको एक काम करते हैं, इसके 3 येलो वाले कर देते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि ये 3 येलो वाले टूट करके प्लस देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, और ये क्या करता है, इस वेकेंट ऑर्बिटल से ही इलेक्ट्रॉन ले लेता है पहले। तो होता क्या है, जब ये काम करता है तो यहाँ पर OH प्लस बनता है, और अब पानी का ही मॉलिक्यूल एक काम करते हैं, इसको इधर दिखा देते हैं पास में।
और अब पानी का ही मॉलिक्यूल जाकर के इस एसिडिक H को खींच लेता है। तो अगर तुम देखोगे तो H3O+ तो बना, लेकिन क्या इसके येलो वाले H आए हैं क्या? क्या सोल्यूशन में इसके येलो वाले H गए हैं क्या? नहीं। इसीलिए ये कैसा बनकर बैठ जाता है? BOH4- बन करके बैठ जाता है, साथ में H3O+ रहता है, लेकिन इसका ये H, येलो वाले H नहीं गए हैं। इसी को बोल रहा हूँ कि ये HCl को तोड़ोगे ना, अगर HCl को करोगे, HCl मान लो इसका HCl का येलो वाला H है, पानी में डालोगे ना तो यहाँ पर ये H जाएगा, आपको Yes, sir. H3O+ येलो वाला मिलेगा। मतलब प्रोटोनिक एसिड, इसलिए बोल रहा हूँ, ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ये अपना प्रोटॉन नहीं देता है। हाँ, इसका सोल्यूशन जरूर एसिडिक है। ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन अपना वाला H नहीं। स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. ठीक, अब देखो, ट्वेल्थ स्लाइड। H3PO3, ये भी सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो यार, एक्सप्लेनेशन का समय तो ज्यादा मेरे पास, जितना हो पा रहा कर रहा हूँ, कम से कम नोट करके याद रख लेना, ठीक है ना? Yes, sir. इस समय का, टाइम का बहुत क्रंच है यार, ये बात सच है। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन आता है। H3O3 ऐसे तो वीक एसिड है, बट इफ सर्टेन पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, जैसे कौन से पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स? लाइक ग्लिसरॉल, सिसडायोल, मैनिटॉल are added, then H3PO3 starts behaving as a strong acid। क्या रीजन है इसका? तो इसका रीजन पूछता है, ऐसा क्या हो गया? होता क्या है, मान लो तुमने सिस डायोल ऐड किया, तो ये सिस डायोल, मान लो H3BO3 पानी में है, एसिडिक सोल्यूशन बनाकर बैठा हुआ है, H3O+ और BOH4- बनाकर बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही तुमने उस सोल्यूशन में सिस डायोल ऐड किया, तो देखो बहुत मस्त चीज होता है, ये BH4- के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, सिस डायोल। मस्त वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। वो भी चेलेशन वाला। और इतना अगर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो होगा क्या? BO, ये जो इक्विलिब्रियम है ये कहाँ शिफ्ट करेगा? अरे H3BO3 पानी में जा करके बहुत
एसिडिक सोल्यूशन बहुत कम आया था, H3O प्लस प्लस BH4 माइनस आया था। तुमने डाल दिया सिस्टायोल, सिस्टायोल ने BH4 माइनस को खींच लिया, फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होगा तो लीच एटलस प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन और ज्यादा कहां जाएगा, और ज्यादा BH4 माइनस बनाएगा। इस प्रोसेस को करने के चक्कर में पूरा का पूरा H3BO3 और ज्यादा हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते रहेगा, और वही सेम हाइड्रोबोरिक एसिड अब किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है? यस स्क्रीनशॉट लो। सर। किसी को कोई स्लाइड देखना है बोलो, चेंज कर रहा हूँ, 12 स्लाइड में से कोई देखना है? नहीं सर। ठीक है, तो अगर आप कैचेकॉल ऐड करते हो, कैचेकॉल जानते हो क्या होता है? कैचेकॉल ये होता है, ये भी एक यस स्टेबल सर। कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैचेकॉल ऐड करो, आप स्लाइसलिक एसिड ऐड करो, स्लाइसिक एसिड ऐड करो, सब कुछ भी ऐड करो, ये सब कैचेकॉल ऐड करो, मैनिटॉल, ग्लाइसेरॉल, सिसडायोल, जितने भी, cause H3BO3 to form a strong acid. रीजन सबके सब कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं। ठीक है, इथेनॉल मत ऐड करना, इथेनॉल एक फेलियर है, कुछ नहीं करेगा। 2 OH होने चाहिए तभी एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, यस सर। ऑर्थोबोरिक एसिड का सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर, बहुत सही। सॉलिड स्टेट में ऑर्थोबोरिक एसिड के जो यूनिट्स हैं, दे आर हाइड्रोजन बॉन्डेड into two-dimensional sheets with almost hexagonal symmetry. जैसे कि इस टाइप का देखो, बोरॉन, ये सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर है। जो ऐसे बनते रहते हैं, ये दिस इज सॉलिड स्टेट H3BO3। पूछता है सॉलिड स्टेट में कौन सी बॉन्डिंग है, तो आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कितना मेंबर्ड रिंग है? यस सर, 8 मेंबर है। 8 मेंबर्ड, याद रखना। स्क्रीनशॉट लो। एक और चीज याद रखना, BCl3 को NH4Cl के साथ अगर गर्म किया जाए
140 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो B3N3H3Cl3 बनता है, और इसी में फिर NaBH4 डाल दिया जाए तो B3N3H6 बनता है। तो हम लोग ने क्या क्या खत्म कर लिया? हम लोग ने अभी तो अभी एक और चीज बाकी है, हीटिंग इफेक्ट। ये भी तो है, पूरा रट्टा होना चाहिए ऑर्थोबोरिक एसिड का टेम्परेचर के साथ। 375 केल्विन पर पहले बनता है HbO2, इसको बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। इसके बाद 435 केल्विन पर गर्म करोगे तो बनता है H2B4O7, इसको बोलते हैं टेट्राबोरिक एसिड। और इसको फिर रेड हॉट B2O3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट, ऑर्थोबोरिक एसिड में जब EtOH डालते हैं तो एक कंपाउंड बनाता है BOET थ्राइस। अब एक कंपाउंड के बारे में खास बात क्या है, इसको बोलते हैं इथाइल बोरेट। और इस कंपाउंड के बारे में खास बात यह है कि दिस इज अ गैस विच बर्न्स विथ अ ग्रीन फ्लेम। तो ये एक टेस्ट है ऑर्थोबोरिक एसिड का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। डन सर। तो डाइबोरेन हुआ, ऑर्थोबोरिक एसिड हुआ कंपाउंड में बोरॉन का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। आज ग्रुप 13 कम से कम खत्म हो, कुछ तो हो। बोरॉन नाइट्राइड पर चलते हैं। बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्राफाइट है। ठीक है, करते यस क्या सर। है, बोरैक्स लो, NH4Cl के साथ गर्म करो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, NaCl प्लस H2O B2O3 प्लस अमोनिया मिलेगा। इस B2O3 को अमोनिया के साथ इतने हाई टेम्परेचर पर बना देता है बोरॉन। ऐसे दिखाते हैं, X मतलब पॉलीमेरिक यूनिट है, इसीलिए X दिखाते हैं। यस सर। वो एक पॉलीमेरिक यूनिट है। स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसा होता है। और हम लोग ने पहले भी देखा था, अगर नहीं, कौन सा टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन करते थे, एक्सेस ऑफ अमोनिया लेते थे तो भी बनता था BN इनऑर्गेनिक ग्राफाइट। यस सर। एक पहले प्रिपरेशन देख चुके हो। बस ऐसे चलाते जाओ, और क्या है। थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग बना लो। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, बनाते जाओ ऐसे। सेम काम। हर बोरॉन पे कौन सा चार्ज? चलो स्क्रीनशॉट। डन सर। बोलोगे सर इसके बारे में खास बातें बताइए। तो यार जैसा कि ग्राफाइट है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज तो इसी के साथ है। इसमें भी प्लेनर शीट होता है ग्राफाइट जैसा। ठीक है, ये भी लुब्रिकेंट होता है, इसमें भी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है। ग्राफाइट का स्ट्रक्चर अगर मालूम हो
तो इसमें भी सब कुछ ऐसा ही है, स्लिपरी मटेरियल होता है, लुब्रिकेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, जबकि ग्राफाइट कंडक्टर होता है। कंडक्टर। और दूसरा, ग्राफाइट थोड़ा काला है, ये एक कलरलेस है। और एक और इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक ग्राफाइट में जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं वो एग्जैक्टली दे आर स्टैक्ड डायरेक्टली ओवर ईच अदर, लेकिन ग्राफाइट में ऐसा नहीं है। गूगल में भी सर्च मारो, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर देखो, आपको दिखाई पड़ेगा रिंग्स एग्जैक्टली एक के ऊपर दूसरा लेयर नहीं है। यस मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, हर एक जैसे ये कार्बन अगर एटम है ग्राफाइट में, तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली यही कार्बन के नीचे ये फॉल करेगा, इसके नीचे ये फॉल, ऐसा नहीं मिलेगा। लेयर्स तो मिलेंगे, बट ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हर एक लेयर के ऊपर नीचे एग्जैक्टली दूसरा लेयर, यस डायरेक्टली ओवर ईच अदर विथ boron and nitrogen atoms alternating in successive layers। बोलोगे ऐसा क्यों होता है? कुछ इस टाइप का, जैसे मान लो एक लेयर है, इमेजिन करो बोरॉन है, नाइट्रोजन है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है, एग्जैक्टली ऐसे लेयर बनते जा रहे हैं, ऐसे लेयर बनते जाएंगे। तो ऐसे बी एन, सॉरी मैंने गलत बना दिया, एग्जैक्टली ऐसा ऐसा लेयर बनते जाएगा, ठीक है ना, करते हैं ना। लेकिन एग्जैक्टली इस बोरॉन के नीचे एक नाइट्रोजन रहेगा, एग्जैक्टली इस नाइट्रोजन के नीचे एक एक बोरॉन बोरॉन रहेगा, रहेगा। ऐसा रहता है, ऐसा कंप्लीट स्टैकिंग ऐसे। और बीच में कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? बाकी एग्जैक्टली सेम, वैन डर वाल्स। इसका रीजन क्या होता है? देखो सिंपल सा लॉजिकल सा रीजन है यार। हर एक बोरॉन चाहेगा कि मेरे नीचे नाइट्रोजन रहे, क्यों? अरे बोरॉन पर बैक बॉन्डिंग। माइनस, नहीं नहीं, बोरॉन पर माइनस यहाँ प्लस, ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है जो बैक बॉन्डिंग होगा, यस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। बोरॉन पर नेगेटिव है, उस पर प्लस है, तो ऑपोजिट चार्जेस है, तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। अट्रैक्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, एक इनसे एक रहे। ठीक है, समझा सब लोग? यस सर। तो लिख लेना, ग्राफाइट में हेक्सागन रिंग्स आर स्टैगर्ड। चल स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट बोरैक्स। बोरैक्स के बारे में जितनी बातें बता दूं उसको देख लो ध्यान से। Na2B4O7.10H2O बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसका एक्चुअल में Na2B4O5OH4.8H2। पहले तो स्ट्रक्चर देखो बोरैक्स का। इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा नेगेटिव, इन दोनों नेगेटिव को करने के लिए दो Na+ आएंगे, इसीलिए Na2 है, ठीक है। और बाहर में सबसे इंपॉर्टेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 8 है, 10 से कंफ्यूज मत करना। यस सर। 10 से कंफ्यूज कर गए तो गलत। इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस बोरॉन का हाइब्रिडेशन
तो बोरैक्स के बारे में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं देख लेते हैं, क्वेश्चन आता है। सबसे पहले 2 बोरॉन एटम्स हैं इसमें, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के, एक sp2 वाला एक sp3 वाला, यस सर। नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है यहाँ? 8। 10 मत बोलना, 8 है। कितने बीओबी बॉन्ड्स हैं? वो 5 है, चेक करो। हाँ यस सर यस सर। कितने बीबी बॉन्ड्स हैं? कितने 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं? 2। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे स्क्रीनशॉट लो। यस सर। तो यानी कि इनऑर्गेनिक में से फैक्ट्स के ऊपर ही बस क्वेश्चन आएंगे। यस 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 यस, इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट नॉलेज। आप कितना ज्यादा, नॉलेज से बेटर टर्म इंफॉर्मेशन, हाउ मच इंफॉर्मेशन डू यू हैव, दैट इज योर पावर। यस सर। मतलब इनऑर्गेनिक में नॉलेज इज पावर का जो कहावत है, ये सबसे ज्यादा सटीक बैठता है। आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज है, आपकी इनऑर्गेनिक उतनी अच्छी है। पहले ये करते हैं इसको, फिर क्रिस्टलाइज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन से क्या होता है, Na2B4O7 अलग, NaBO2 अलग, और इस NaBO2 में फिर CO2 डालते हैं तो वापस बोरैक्स बन जाता है प्लस Na2CO3। क्लियर है? यस सर। ये दूसरा प्रिपरेशन। ठीक है, अब बोरैक्स के प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं, ये याद रख लेना जो जो बता दे रहा हूँ। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके बाद शेयर करूंगा यार, हाथ दर्द कर गया यार, हम लोग इनऑर्गेनिक 6-6 घंटा लिखते लिखते, इसका मैं शेयर कर दूंगा, तुम लोग देखते रहना, बोलते जाऊंगा। हो नहीं पा रहा, हाथ दर्द कर जाता है इतना घंटा लिखते। एक्वस सोल्यूशन जो है बोरैक्स का, दैट इज एल्कलाइन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। क्योंकि Na2B4O7 को जब पानी में डालते हो तो NaOH प्लस H3BO3 भी बनता है। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, यस सर। देखो उसको, इसका शेयर कर दिया हूँ। ठीक है, अब इसी से थोड़ा पढ़ाने दो यार, हाथ दर्द कर गया मेरा। तो शेयर किया वो आया नहीं। शेयर कर दिया, देखो आया, आ गया होगा। नहीं आया? नहीं सर।
आ गया देखो, आ गया होगा। हाँ सर आ गया। 6 घंटा क्लास लगा देता है, अभी इनऑर्गेनिक का भी इतना हाथ दर्द कर देता है लिखते लिखते। अब देखो इसमें क्या है, तो अब मुझे यही करना पड़ेगा। देखो समझो, उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ बोरैक्स में, मतलब मैं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, लेकिन आप लोगों को दे दिया हूँ स्क्रीनशॉट। देखो उसमें है क्या, बोरैक्स में जब पानी डालते हो, ठीक है ना, तो वो बनाता है NaOH और H3BO3। अब NaOH भी बना और H3BO3 भी बना, तो स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा, इसीलिए एक्वस सोल्यूशन एल्कलाइन है। लेकिन मैंने इसको नोट मत करना जो लिख रहा हूँ, ये थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ। यस सर। NaOH और H3BO3 अगर जाएगा यार, तो ये एक वेकेंट ऑर्बिटल है, OH माइनस इसके अंदर जाएगा नहीं, तो BOH4 माइनस बना देगा। तुम देखो ना, मॉलिक्यूल में 2 मोल NaOH बन रहा है, 4 मोल H3BO3 बन रहा है, तो इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन अल्कलाइन तो है, लेकिन साथ ही साथ H3BO3 भी बना है और BOH4 माइनस भी बना है, जो मैंने लिखा है, मैंने वहां पर लिखा है। और ध्यान यस देना, सर। आप लोग आयनिक में किए होगे, H3BO3 का ही तो बेस है BOH4 माइनस, देयरफॉर बोरैक्स कैन एक्ट एज अ पीस। बफर। यस सर। बोरैक्स एक्ट्स एज अ बफर, देखो लिखा हूं। तो इसके बारे में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट देखो, एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कलाइन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। दूसरा पॉइंट, बोरैक्स का बफर बनता है बिकॉज वो BH4 माइनस भी है और H3BO3 भी है। तीसरा पॉइंट, बोथ H3BO3 एंड BH4 माइनस इज फॉर्म्ड। ठीक है। चौथा पॉइंट, बोरैक्स कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, आप जो टाइट्रेशन करते हो तो आपको एक एसिड डालते हो और ऊपर से आप बेस डालते हो, तो बेस अगर एक्वस सॉल्यूशन, बोरैक्स भी यूज कर सकते हैं बिकॉज बोरैक्स का सॉल्यूशन इज बेसिक, तो दैट कैन आल्सो बी यूज्ड इन टाइट्रेशन पर्पसेस। 1 मोल बोरैक्स कितने मोल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो 2 मोल, क्योंकि 1 मोल बोरैक्स जब पानी में जाता है तो कितना मोल NaOH दे रहा है, चेक करो तो। 2 मोल दे रहा है ना, इसको कितने मोल HCl के साथ रिएक्शन करेगा, 2 मोल के साथ। ठीक है, वो सब लिखा दिया हूं। और लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टाइट्रेशन करते समय, हर एक टाइट्रेशन करते समय कोई एक इंडिकेटर यूज करते हैं। बोरैक्स का जब लैब में करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज याद रखना, दैट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। तो बोरैक्स के बारे में कौन कौन सी बातें हम लोग को जानना है। बोरैक्स के बारे में हम लोग को ये जान लेना, बफर है, उसका एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कलाइन, इट इज बफर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की तरह यूज होता है। और कौन सा बात, उसका स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, 2 बोरॉन एटम्स होते हैं, एक sp3 वाला, एक sp2 वाला। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर है सबको। यस सर। चलो, अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग ने बोरैक्स भी खत्म कर लिया, बोरैक्स के बाद क्या बचा। हम्म, आप लोग का शॉर्ट एनालिसिस में बोरैक्स भी टेस्ट हो गया क्या, बोरैक्स भी टेस्ट शॉर्ट एनालिसिस में हुआ है क्या, कि शॉर्ट एनालिसिस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। सर सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट हो गया। हाँ, तो वहां पर बोरैक्स भी टेस्ट हो जाएगा।
उसको याद रख लेना, मैं से भेज देता हूँ। यूजेस ऑफ बोरैक्स देख लो क्या क्या डाला हूँ, वो याद ही रखने वाला है। एंटीसेप्टिक होता है, बोरैक्स बीट टेस्ट में यूज होता है, ऑप्टिकल ग्लास के प्रिपरेशन में होता है। ठीक है, वो पूरे की चीजें याद आप रखनी है आपको, वो पूरे की चीजें आपको याद रखनी है। और आप लोग का क्या बोलते हैं अभी, ये कौन सा भी स्टार्ट हुआ है ट्रैक, मतलब ये पहले ट्रैक में क्या चल रहा है? सॉल्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस चल रहा है ना। ये देखने दो। ओके, बिकॉज बोरैक्स बीट टेस्ट भी डाल ही दूं क्या, चलो डाल देता हूँ। देखो ये बोरैक्स बीट टेस्ट है, वैसे सॉल्ट एनालिसिस में होगा। देखो इसमें क्या करते हैं, देखो बोरैक्स बीट टेस्ट में सबसे पहले Na2B4O7.10H2O को गर्म करते हैं। तो वहां मैंने लिख दिया है कि पहले तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलेगा तो क्या बनेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर निकलेगा तो आपको क्या बनेगा, आपको सबसे पहले वहां पर बन गया Na2B4O7। और ये जो Na2B4O7 है थोड़ा सा फूल जाता है, क्यों, पानी निकला है इसीलिए। उसके बाद इसको वापस जब हीट करते हैं तो याद रखिएगा NaBO2 और B2O3 बनता है। पूछता है व्हाट इज दिस, दिस इज अ ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड। बीड होता है एकदम, और गूगल में यूट्यूब में सर्च मारोगे तो अच्छा से दिखा भी देगा किस टाइप का बीड बनता है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि ये बीड किसका बना है, तो NaBO2 का और B2O3 का। और इस बीड के बारे में खास बात ये है कि इस बीड को जब आप एक पर्टिकुलर मेटल कटायन के साथ रिएक्शन करते हो तो एक पर्टिकुलर कलर देता है, आपसे वो कलर याद पूछता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड के साथ वो बीड का कलर डार्क ब्लू है, आयरन के ऑक्साइड के साथ ग्रीन है, क्रोमियम के साथ ग्रीन है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, दिस इज नोन एज बोरैक्स बीड टेस्ट। क्लियर हुआ? यस सर। ये पूरा का पूरा काम। ठीक है, चलो। हाँ सार्थक, कौन सा 20th नंबर को 615 का मुझे मिला नहीं अभी तक, पता नहीं क्यों। मैं फिर से बार चेक करता हूँ, तो मुझे मिल जाता तो मैं खुद ही दे दूंगा यार। एक मिस हुआ है क्या तुम लोग का, पता नहीं। अच्छा अब देखो, हम लोग ने बोरैक्स खत्म किया, अब हम लोग को जाना है इस पर। देखो तुम लोग को मिला नया एल्यूमिनियम का, मिला एल्यूमिनियम के बारे में। अब हम लोग बोरॉन खत्म कर लिया, एल्यूमिनियम के बारे में क्या क्या बातें हैं। ड्राई एयर पर कोई इफेक्ट नहीं, मॉइस्ट एयर पर एक थिन लेयर बन जाता है ऑक्साइड का। तीसरा रिएक्शन तो यार मालूम ही होगा, क्यों, अरे एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अरे सब लोग देख रहा है ना? Yes, sir. देखते रहो यार, मेरा हाथ एकदम, नहीं तो मैं लिख देता, बट मैं क्या करूं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा हाथ ही दर्द कर गया। ठीक है, मुझे लग रहा है तुम लोग का भी कितना 6-6 घंटा क्लास होता होगा, तुम लोग का भी दर्द कर जाता होगा लिखते लिखते। लेकिन खैर तुम लोग का तो मेहनत है भी कर, मेरा थोड़ा सा, मैं तो थोड़ा बहुत मस्ती मारू। लिखिए, जब हाथ सही होगा तो लिखना स्टार्ट कर दो। अच्छा इधर देखो, इसके बाद क्या है उसमें आपको जानना है। एल्यूमिनियम का देखो थर्ड रिएक्शन क्या है, एल्यूमिनियम का थर्ड रिएक्शन इज, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो NaAlO2 बनाता है। अब इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ये तो तुम लोग को मालूम होना चाहिए सर, ये तो हम लोग को मालूम ही है। ऐसा कुछ करेगा एल्यूमिनियम, बिकॉज एल्यूमिनियम का ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। ठीक है, कोई लोड वाली बात वहां होनी नहीं चाहिए। अच्छा उसके बाद कौन से रिएक्शंस हैं चेक कर लो। डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोजन देता है, डाइल्यूट। हाँ, एल्यूमिनियम के बारे में पहले ही बता दिया हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करता है, इट इज रेंडर्ड पैसिव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ
अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। क्लियर है? थर्माइट Yes, sir. रिएक्शन है नाइट्रोजन के साथ, वो देता है। अच्छा, उसके बाद Al2Cl6 के बारे में आप लोग को बहुत कहानी बता ही दिया हूँ। Al2Cl6 क्या करता है? एक्वस फॉर्म, आयनिक है, पानी में जाती है किस फॉर्म में रहता है? Al_H2O6+3 और Cl-। ठीक है, कोई लोड वाली बात नहीं है। रुकना। अच्छा, एनहाइड्रस AlCl3 जो है, देखो वो भी लिख दिया, मिला आप लोगों को? Yes, sir. Al2Cl6 के बारे में, एक्वस फॉर्म, आयनिक है। अच्छा, वो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। Yes, sir. वो ज्यादा सॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। क्यों? बिकॉज अभी आप लोगों को बताया था कि एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो थोड़ा सा क्या होता है? Covalent in nature. हाँ, कोवेलेंट होता है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में वो ज्यादा स्टेबल होगा। AlH2O6+3 एसिडिक ऑक्साइड भी है, सॉरी एसिडिक भी है। ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बुकलेट में एक क्वेश्चन भी है, देखो क्या होता है। एल्यूमिनियम और आयनिक में पता नहीं हुआ है कि नहीं, एल्यूमिनियम जो है ना H2O6+3, पानी क्या करता है, वहां दिखाया हूं, +3 का चार्ज है, पानी सॉरी एल्यूमिनियम यहां से इलेक्ट्रॉन खींचता है, ऑक्सीजन यहां से खींचता है, तो बगल वाला पानी इस हाइड्रोजन को खींच करके, पानी इस हाइड्रोजन को खींच करके ये बना देता है AlOH, और 5 H2O रह जाते हैं, वो दिखाया हूं मैं, और प्लस चार्ज आ जाता है और H3O+। तो याद रखना AlH2O6+3 इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ AlCl3 में। देखो ध्यान से, लिखो, रुकना। अच्छा देखो, आया आया तुम लोग को? Yes, sir. देखो प्रिपरेशन में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ AlCl3 में देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम पे तुम डाइल्यूट HCl डालो, ठीक है, AlCl3 बन जाएगा। तुम Al2O3 में डाइल्यूट HCl डालो, AlCl3 बन जाएगा। इन प्रॉब्लम क्या है, अभी मैंने तुम लोग को जस्ट बताया कि AlCl3 जो है वो तो डाइल्यूट मीडियम चल रहा है ना, देखो डाइल्यूट मीडियम चल रहा है। तो अभी मैंने तुम लोग को जस्ट बताया कि AlCl3 डाइल्यूट मीडियम में, पानी में तो किस फॉर्म में रहेगा? इट विल एग्जिस्ट एज AlH2O6+3। तो Yes, इसीलिए sir. आपको AlCl3 को अगर प्रिपेयर करना है तो पानी को हटाना पड़ेगा। आपने डाइल्यूट HCl तो डाल दिया लैब में, लेकिन AlCl3 थोड़ा ना मिलेगा, वो तो पानी में जाती है टूट जाएगा, AlH2O6+3 के फॉर्म में रहेगा। अभी जस्ट उतना ही कहानी कर ही रहे हैं तब से। तो अगर आपको AlCl3 चाहिए तो आपको उस सोल्यूशन को, पानी को हटाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे Al+3 पानी हटता है तो Al+3 और Cl- क्रिस्टल बनाने तो आते हैं, लेकिन मरते मरते भी पानी, इवेपोरेट करते करते भी एल्यूमिनियम का साथ नहीं छोड़ पाता है, वो AlCl3.6H2O बना देता है। तो आपको कुछ भी करके अभी भी हाइड्रेटेड फॉर्म मिलेगा, यू वोंट गेट
द अनहाइड्रस AlCl3। नाउ अगर तुम सोच रहे हो कि एनहाइड्रस AlCl3 बनाने के लिए सर सिंपल सा चीज है, वो जो मिला है AlCl3.2H2O, उसको सर हम लोग ये कर देते हैं, सर उसको हम लोग एक बार वापस गर्म कर देते हैं, मिल जाएगा। तो आप बहुत गलत फहमी में हो। रीजन बीइंग AlCl3.6H2O को जब गर्म करते हैं तो पानी निकलता तो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिर से अटैक कर देता है, किसको अटैक कर देता है? Al2O3 पर। AlCl3 को, और Al2O3 मिल जाता है। और आप लोग अगर याद हो तो ये काम एक और किया था इस ब्लॉक में, याद है कौन? मैग्नीशियम। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ भी करके एनहाइड्रस AlCl3 को प्रिपेयर करने के कुछ अलग मेथड्स होते हैं। अब वो अलग मेथड्स हैं क्या, तो उसको देखो। वो अलग मेथड सबसे पहले देखो क्या क्या है। वो जो 4 रिएक्शन लिखे हैं वो सब आपको याद रखना है, जैसे एल्यूमिनियम प्लस डाई Cl2, Al2O3 प्लस C+Cl2, वो सब रिएक्शंस आपको याद रखने हैं जो मैंने 5 दिए। ठीक है, और नीचे में एक पॉइंट लिखाया हूँ, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, आयरन का, बेरिलियम का, इन 4 के जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, हीटिंग करने पर एनहाइड्रस सॉल्ट नहीं देते हैं। याद रखना कौन कौन से? मैग्नीशियम, बेरिलियम, आयरन, और कौन सा? मैग्नीशियम, आयरन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ठीक है, तो वो तरीके हो गए एनहाइड्रस। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है हाउ इज एनहाइड्रस AlCl3 प्रिपेयर्ड, दैट इज द वो। दूसरा, AlCl3 भी मॉइस्ट एयर में पानी के साथ रिएक्शन करता है और व्हाइट फ्यूम्स बनाता है HCl का। तो व्हाइट फ्यूम कहीं भी इनऑर्गेनिक में आए, दिमाग में एक बार के लिए चमकना चाहिए, NH3 प्लस HCl किए थे व्हाइट फ्यूम्स, और AlCl3 वाला व्हाइट फ्यूम्स। क्लियर है सबको? यस सर। वेरी गुड, ये बातें खत्म हो गई AlCl3 के बारे में। अब चलते हैं रिएक्शन, देख लो LiH प्लस AlCl3। अच्छा, एलम किसको बोलते हैं? सिंपल सा बात है, एलम्स होते हैं वो जनरल कंपाउंड्स ऑफ द फॉर्मूला M2SO4 डॉट M2-SO4 थ्राइस डॉट 24H2। जहां पर M क्या होता है? कोई मोनोवेलेंट बेसिक रेडिकल। M2 क्या होना चाहिए? तो M डैश क्या होना चाहिए? कोई ट्राइवेलेंट ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल। और डॉट 24, तो इसको एलम बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, कौन कौन से एलम्स हैं? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस का एलम है, क्रोम एलम है। आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द वेरियस एलम्स। क्लियर सबको? यस सर। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये आप करोगे सॉल्ट एनालिसिस में। मुझे 1 मिनट देना, बस 1 मिनट। सर। हाँ, वो रिएक्शन देखा? हाँ बोलो। हाँ सर, रिएक्शन देख लिया, वही कह रहा था। हाँ देखो, वो सिंपल सा रिएक्शन है। NaOH के साथ तुम सॉल्ट एनालिसिस में करोगे, NaOH के साथ देखो पहले क्या बना रहा है, पहले प्रेसिपिटेट बना रहा है। यस सर। लेकिन वही प्रेसिपिटेट एक्सेस में क्या हो जाता है? डिसॉल्व कर जाता है। याद डिसॉल्व रखना, कर वैसे देते। सॉल्ट एनालिसिस में आप करोगे ही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
Al+3 रेडिकल को टेस्ट करने के लिए डालते हैं ये चीज। अगर है तो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, और एक्सेस डालोगे तो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। लेकिन AlOH होल थ्राइस, अब देखो ध्यान से इसको समझा देता हूं। तुमने AlOH होल थ्राइस में प्रेसिपिटेट बना हुआ था, इसमें तुमने OH माइनस एक्सेस डाला तो ये बन गया NaAlO2 का क्लियर सोल्यूशन, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व कर गया। यस सर। अब इसी क्लियर सोल्यूशन में अगर तुम CO2 ऐड कर दो तो वापस रिएक्शन पीछे की तरफ चला जाता है। बोलोगे ऐसा क्यों? यार पानी में CO2 डालोगे तो पानी CO2 डालने का मतलब कौन सा मीडियम डाल रहे हो? कार्बोनिक एसिड। यस सर। कार्बोनिक एसिड जाकर के क्या डालेगा? H+। यस सर। H+ जाकर के इस बेस को क्या करेगा? वो इस मैस को खाएगा। यस सर। तो लीच एटलस प्रिंसिपल के हिसाब से पूरा रिएक्शन कहाँ चला जाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। इसीलिए मैंने वो लाइन लिखाया है कि AlOH होल थ्राइस इज reprecipitated by addition of CO2। क्लियर है? यस सर। और NH4OH के बारे में बात याद रखना। NH4OH के बारे में खास बात यह है कि इनिशियली तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन वो व्हाइट प्रेसिपिटेट एक्सेस में डिसॉल्व नहीं करता है, लेकिन NaOH वाला प्रेसिपिटेट डिसॉल्व कर जाता है। क्लियर है? यस सर। और जिंक के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिंक का जो सॉल्ट है वो NH4OH के सॉल्ट के साथ भी डिसॉल्व कर जाता है। तो आप सॉल्ट एनालिसिस में करोगे काम कि जिंक +2 और Al+3 को अगर डिफरेंशिएट करना हो लैब में, यूज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यस सर। डिसॉल्व कर गया तो जिंक, नहीं डिसॉल्व किया तो Al+3। क्लियर है? यस सर। उसके बाद देखो एक AlF3 वाला रिएक्शन दिए हैं, दैट इज अ फैक्चुअल रिएक्शन दैट यू नीड टू नो। उस रिएक्शन में क्या खास बात है? AlF3 इनसॉल्युबल होता है, लेकिन KF जब ऐड करते हैं तो बिकम सॉल्युबल। दैट एंटायर पार्ट दैट इज मेंट टू बी रिमेंबर्ड। उसके बाद Al2O3 के बारे में देखो, ठीक है। Al2O3 के बारे में क्या दिखाया हूं कि Al2O3 के बारे में ज्यादा बात है नहीं। इसके दो फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन सा फॉर्म? क्रिस्टलाइन दो फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन सा? अल्फा एंड गामा। अल्फा फॉर्म को कोरंडम बोलते हैं, वेरी हार्ड, याद रखिएगा। लिखा हूं अल्फा Al2O3 जोनस कोरंडम। यस सर। ठीक है। और बाकी उसके प्रिपरेशंस हैं, याद ही रखना है। यस सर। ठीक है, दो ज्यादा प्रिपरेशंस। देखता हूं कुछ बचा है कि नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे बस चेक करने दो। आई थिंक तुम लोगों का ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप एक खत्म हुआ, कम से कम एसग्लॉक खत्म हुआ और ग्रुप 13 खत्म हुआ। लेट मी चेक वंस, कुछ मिस तो नहीं है। इफ नथिंग इज मिस्ड सो हम लोग बहुत बड़ा काम कर लिए। ऐसे नोट्स में भी कोई लोड नहीं होता है ना? नोट्स दे देकर पढ़ाऊंगा तो कोई लोड नहीं है ना? नहीं सर। हाँ यार, थोड़ा सा हम लोग का हाथ दर्द कर जाता है। सर जब ये ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा फिर आगे का चैप्टर कौन होगा? ब्लॉक केमिस्ट्री हो जाएगा तब तुम लोग का खत्म हो गया पूरा चीज। अब क्या तुम लोग को, अब तो हो गया पूरा। ओके। क्या बोलते हैं, तुम लोग का पहले ट्रैक स्टार्ट हो गया है ना? हाँ सर, सॉल्ट एनालिसिस चल रहा है। हाँ, तो सॉल्ट एनालिसिस, मेटलर्जी और DRF वहां से होना चाहिए आई थिंक। ओके। वो वहां से होगा, ठीक है। यस और सर। उसके बाद तुम्हारा यहाँ से चलेगा। हाँ, यस यस यस, ठीक है। चलो, यस सर। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप 14 पर, थोड़ा काम कर लेते हैं। अच्छा, एक और रिएक्शन देख लो। तो ये रिएक्शन देखो, एक और भेजाऊं। ये रिएक्शन है H3BO3 का सोडियम पेरोक्साइड के साथ। क्या बनता है? सोडियम पेरोक्सोबोरेट।
अब जाकर सब लोग ग्रुप 13 ब्लॉक करिएगा, एस ब्लॉक करिएगा पूरा। मेरे ख्याल से मैक अगर नोट सही से देखोगे तो मैक्सिमम चीजें बता दिया, सब हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो ग्रुप 14 में देखो, ग्रुप 14 में क्या क्या बताया हूं, ग्रुप 14 में क्या क्या है बताओ। ग्रुप 14 में तुम्हारे पास क्या क्या है? सिलिकॉन कार्बन, सबसे ज्यादा सिलिकॉन, अबंडेंट है। हाँ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन है, और क्या है? लेड है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद भी हम लोग अगर देखें ध्यान से, उसमें से कार्बन और सिलिकॉन क्या है? सॉरी, कार्बन इज अ नॉन मेटल, सिलिकॉन क्या है? और मेटलॉइड। जर्मेनियम मेटलॉइड। ठीक है, वो वाली बात है। ठीक है, देखो उसका से क्या क्या बता रहा हूं, इसको देखो ध्यान से, अभी जो शेयर किया हूं। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज। किसी को कोई लोड नहीं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 है। अच्छा, थोड़ा सा आयनाइजेशन एनर्जी पे ध्यान देना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद लेड आ जाता है लास्ट में, टिन, लेड जी जाता है। यस सर। और इसका रीजन है लेड में F इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं विच आर वेरी पुअर शिल्डर। जिसके कारण लेड का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, यू हैव टू नो दिस फैक्चुअल पार्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन है, फिर सिलिकॉन है, इन तीनों का तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टिन से ज्यादा है। अगेन वही, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो लेड का बढ़ जाता है। यस सर। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन से शो करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन से शो करेगा? +2 +4। +2 एंड +4। और आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, व्हाट हैपेंस डाउन द ग्रुप? स्टेबिलिटी ऑफ +2 हायर increases. ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। इसी को कौन से इफेक्ट बोलते हैं? दिस इज नोन एज Inert pair. इनर्ट पेयर इफेक्ट। और वहां मैंने लिख दिया है Pb+2 ज्यादा स्टेबल है Pb+4 से। ठीक है, यस सर। अब देखो, देखो ध्यान से, फिर एक भेजा हूं। ये जो Pb+4 है, इसके बारे में क्या क्या खास बातें हैं इनको देख लो बड़े। Pb+4 से Pb+2 जाने मतलब कौन सा पार्ट है? Pb+4 हमेशा क्या चाहेगा कि वो किस में जाए? Pb+4 चाहेगा कि मैं किस में जाऊं? Pb+2 में। और अगर वो Pb+2 में जाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Pb+4 आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है PbO2। देखो रिएक्शन PbO2 + HCl। यस सर। दूसरा, टेट्रालेड एसीटेट, ये ऑर्गेनिक में किए हो कि नहीं पता नहीं, जैसा जहां पर HiO4 का रिएक्शन आता था वहां ये भी आएगा। यस सर। Sn+2 किस में जाना चाहेगा? Sn+2 किस में जाना चाहेगा? +4 में। +4 में। तो Sn+2 के सॉल्ट हाईली क्या है? हाईली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। और मैंने रिएक्शन देखो दिया है, SnCl2 + HgCl2 को रिड्यूस कर देता है किस में? Hg में। FeCl3 को रिड्यूस कर देता है किस में? FeCl2 में। कॉपर को भी रिड्यूस कर देता है। क्लैरिटी है सबको, समझ में आ गया? यस सर। उसके बाद ये देखो, PbI4 के बारे में पूछता है, डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, व्हाई? यार देखो सिंपल सा केस है, Pb+4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और I- इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों आपस में ही इंट्रामोलिकुलर एक दूसरे को लड़ाई करके खुद ही रिड्यूस हो जाते हैं। एक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ रह कैसे सकते हैं? यस सर। सो तुरंत ही PbI2 बन जाते हैं। तो याद रखना, PbI4 इज वेरी अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, डज नॉट एग्जिस्ट। पूछता है क्यों। उसके बाद का पॉइंट है
CX2 SiX2 में ज्यादा स्टेबल कौन? तो मैंने बता ही दिया है, Pb+2 सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो Pb का +2 ज्यादा स्टेबल होगा, आप लोग को मालूम होना चाहिए। जर्मेनियम इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट फॉर कंडक्टर्स एंड ट्रांजिस्टर्स, याद रखिएगा। यस सर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी जस्ट बताया, वो ये कि गैलियम, जर्मेनियम और बिस्मथ, ये याद रखना है, ये तीनों ऐसे हैं जिनका सॉलिड स्टेट की डेंसिटी लिक्विड स्टेट से कम है, जबकि जनरली किसका डेंसिटी ज्यादा होता है? सॉलिड स्टेट का, ठीक है। और इनको अगर तुम लिक्विड से सॉलिड बनते हैं ना, तो ये डेंसिटी कम होना चाहिए, डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए ना सॉलिड का, इनको Yes, तो sir. बहुत कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, लिक्विड ज्यादा फैलना चाहिए, सॉलिड कम फैलेगा, लेकिन ये उल्टा लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो एक्सपैंड करते हैं ऑन सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है? Yes, sir. लास्ट पार्ट देखो आज के लिए, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा कैटिनेशन कौन शो करता है? Carbon. कार्बन। उसका रीजन है, अगर यूनिवर्स ने कार्बन को इतना ज्यादा दिया है तवज्जो कि आप करिए, Tetravalent. तो इसका मतलब एक ही कारण हो सकता है, कार्बन का जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है बहुत ही क्या होना चाहिए? High. हाई होना चाहिए। और यही कारण है कार्बन कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे मैक्सिमम है। और आप लोगों को तो ये मालूम ही होना चाहिए कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पर बेस्ड है? Yes, sir. कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी पर? Catenation. कैटिनेशन प्रॉपर्टी पर। पूरा तुम वही कर ही रहे हो। रीजन पूछता है मैक्सिमम कौन? मैक्सिमम कार्बन। और Carbon. पूछता है कि व्हाट इज द रीजन, तो हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। कार्बन के 3 ये हैं, ठीक है। मैं तुमको अब यहाँ से भेज देता हूँ, मैं अब नेक्स्ट क्लास ही यहीं से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। मुझे बता देना यहाँ से आप लोग को कंटिन्यू करना है, कहाँ से गया? डायमंड से Yes, sir. भेज दिया, मिल गया तुम लोगों को? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से ग्रुप 14 खत्म हो जाएगा, उसके बाद ग्रुप 15, 16, 17, 18 दिसंबर 15 तक रखो। बोर्ड के बीच में आओगे कि नहीं तुम लोग क्लास करने? आना पड़ेगा सर, बोर्ड के बीच में एमटी भी है। एमटी भी है, हाँ यार आना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना, आई हैव टू स्टार्ट विथ डायमंड, Diamond. ठीक है। चलो रखता हूँ फिर।